दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। अगर कोई विदेशी व्यक्ति जिसे भारत के बारे में कुछ पता ना हो भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा करे तो उसे इतनी विविधता दिखेगी कि वह कहेगा यह देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है, क्योंकि यहाँ बहुत सी चीजों में फर्क है, खासकर वे बातें जो सीधे आंखों से दिखाई देती है। भारत में प्राकृतिक विभिन्नताएं भी बहुत ज्यादा है। जो चीजें एक पूरे महाद्वीप में देखने को मिलती है वही भारत में दिखाई देती है। एक तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की पहाड़ियां है तो दूसरी तरफ दक्षिण की ओर गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र से बहते मैदान मिलते हैं। आगे चलकर विंध्य अरावली सतपुड़ा सह्याद्री और नीलगिरी की पहाड़ियां और उनके बीच अलग अलग तरह के मैदान देखने को मिलते हैं। पश्चिम या पूर्व की ओर जाने पर भी खूब अंतर दिखाई देते हैं। कई हिमालय की ठंडी सर्दी है जहां साल भर गर्म कपड़े और आग की जरूरत होती है, तो कई मैदानों में तेज गर्म हवाएं हैं। और कन्याकुमारी में तो साल भर ना ज्यादा ठंड होती है और ना ज्यादा गर्मी। असम की पहाड़ियों में साल भर में लगभग 300 इंची तक बारिश होती है, तो वहीं जैसलमेर में साल भर में मुश्किल से 2-4 इंची पानी बरसता है। यहाँ कोई ऐसा अनाज नहीं जो पैदा ना हो सके, कोई ऐसा फल नहीं जो उसे यहाँ उगाया ना जाया सके, कोई ऐसा खनिज नहीं है जो यहाँ की धरती में ना मिले। जंगलों में लगभग हर तरह के पेड़ पौधे और जानवर मिल जाते हैं। अगर कोई देखना चाहता है कि मौसम और वातावरण इंसानों के रहन सहन, खान पान, कपड़े और उनके शरीर और दिमाग पर कैसा असर डालते हैं, तो भारत के अलग अलग प्रांतों के लोग इनका जीता जागता उदाहरण है। इसी तरह यहाँ कई बड़ी भाषाएं बोली जाती है और बोलियां की तो गिनती ही नहीं। तभी तो यह कहावत प्रचलित है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। मतलब कि हर थोड़ी दूर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और कुछ दूरी पर बोली या भाषा बदल जाती है। भारत में जैसे बहुत सी भाषाएं और बोलियां है, वैसे ही यहाँ अनेक धर्म और उनके अलग अलग संप्रदाय भी पाए जाते हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति केवल ऊपर ऊपर से देखे तो उसे लगेगा कि भारत एक देश नहीं बल्कि कई देशों और जातियों का समूह है, क्योंकि उसे हर जगह विभिन्नता ही दिखाई देगी। लेकिन अगर गहराई से सोचे तो इन सब विभिन्नताओं के पीछे एक गहरी एकता छिपी हुई है। यह एकता इन अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को ऐसी जोड़ देती है जिसे रेशमी धागा अलग अलग रंग और आकार की मोतियों या फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार बना देता है। उस हार की हर मणि या फूल अकेले सुंदर नहीं होता बल्कि दूसरों के साथ जुड़कर और भी अधिक सुंदर दिखता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि ऐतिहासिक सच्चाई है। हजारों वर्षों से भारत अलग अलग नदियों की तरह अनेक संस्कृतियों, विचारों और परंपराओं का संगम बनकर एक विशाल समुद्र यानी भारतीय संस्कृति के रूप में विकसित हुआ है। इन नदियों का उद्गम अलग अलग हो सकता है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और वे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग फूल उत्पन्न करती है, पर उनमें बहने वाला पानी ही एक ही जैसा निर्मल, शुद्ध और जीवनदायी है, जो अंत में मिलकर एक हो जाता है। आज हमें उसी शुद्ध और एकता के अमृत की तलाश है। हमारी इच्छा और प्रयास यही है कि यह अमर तत्व यानी कि भारतीय संस्कृति और एकता आगे भी बहते रहे और हमें वह ताकत देता रहे जिसने हजारों वर्षों की चुनौतियों के बावजूद हमारी पहचान और अस्तित्व को कायम रखा है और आगे भी रखेगा। जैसा कि कवि इकबाल ने कहा है, बाकी मगर है अब तक नमो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटे नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर हमारा। मतलब कि हमारा नाम और निशान यानी कि पहचान आज भी बाकी है। हमारी हस्ती इतनी आसानी से मिट नहीं सकती। सदियों से कई ताकतें और हालात हमारे दुश्मन बने रहे, फिर भी हम आज तक कायम हैं। भारत की संस्कृति का मूल स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक चेतना है, जो अनादिकाल से पूरे देश में प्रवाहित हो रही है। कभी कभी ये चेतना मूर्त रूप में भी प्रकट हुई है। हमें सौभाग्य मिला कि हमने इसे सत्य और अहिंसा के रूप में महात्मा गांधी के जीवन में देखा। उन्होंने लोगों के टूटे हुए दिल में नई जान और आशा भर दी। सत्य और अहिंसा केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि आज पूरे मानव समाज के लिए जरूरी है। भारत ने लोकतंत्र को अपनाया, जहां व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वह अपना पूर्ण विकास कर सके, साथ ही समाज की एकता भी बनी रहे। लेकिन अक्सर व्यक्ति और समाज के बीच संघर्ष पैदा हो जाते हैं।
क्योंकि एक की उन्नति कभी कभी दूसरों की उन्नति में बाधा बन जाती है। यह संघर्ष तभी खत्म हो सकता है जब सबका विकास अहिंसा के मार्ग से हो। भारत की संस्कृति और सभ्यता का आधार हमेशा से अहिंसा और त्याग से रहा है। अहिंसा का अर्थ है त्याग और हिंसा का दूसरा नाम है स्वार्थ। हमारी सभ्यता ने तो सुख भी त्याग से ही प्राप्त किया है। शास्त्रों में कहा गया है, त्याग करके ही भोग करें। इसी अहिंसा और त्याग की भावना ने भारत को सक्षम बनाया कि वह अलग अलग विचारधाराओं, धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता से बढ़ने दे, भाषाओं को खुलकर विकसित होने दे, विभिन्न देशों और संस्कृतियों को अपने में आत्मसात करे और विदेशों से आए लोगों को प्रेम और सौहार्द से अपनाए। भारत ने कभी तलवार या जबरदस्ती से प्रभुत्व स्थापित नहीं किया, बल्कि दिलों को जीतकर किया। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति का प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बना हुआ है, भले ही हम स्वयं कहीं कहीं इन चेतनाओं को भूले जा रहे हैं। आधुनिक वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास का उपयोग हमें अपनी परंपरागत नैतिकताओं और संस्कृति के साथ जोड़कर करना चाहिए। इसके लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, हमारी सृजनात्मक शक्ति और संस्कृति की मजबूती। भारत पर बार बार बड़े संकट आए, साम्राज्य बने और मिटे, विदेशी आक्रमण हुए, प्राकृतिक और मानवकृत आपदाएं आई। इसके बावजूद हमारी संस्कृति, जीवन और सृजनात्मक शक्ति कभी खत्म नहीं हुई। कठिन समय में भी भारत में महान विभूतियों को जन्म दिया। महात्मा गांधी कर्मठ धार्मिक और क्रांतिकारी नेता, रविन्द्रनाथ टैगोर मनीषी कवि, अरविंद और रमन महर्षि महान योगी और अनेक विद्वान तथा वैज्ञानिक जिन्हें दुनिया ने सम्मान दिया। जिन हालातों में कई प्रसिद्ध जातियां मिट गई, उनमें भारत न केवल बचा रहा बल्कि आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव बनाए रखा। इसका कारण है कि हमारी सामूहिक चेतना नैतिक आधार पर टिका है, जो पहाड़ से मजबूत, समुद्र से गहरी और आकाश से भी व्यापक है। दूसरा, सांस्कृतिक और नैतिक चेतना ही हमारी असली ताकत है। भारतीय संस्कृति और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। यही नैतिक चेतना हमारे नगरों, गांवों, प्रांतों, जातियों और वर्गों को एक सूत्र में बांधती है। भले ही बाहरी रूप से बहुत विभिन्नता हो, परंतु एकता की यह डोर, यही चेतना है। गांधी जी ने इस बात को पहचाना। उन्होंने लोगों को अहिंसा, सेवा और त्याग के आधार पर प्रेरित किया, क्योंकि सदियों से यही बातें जन साधारण के दिलों में बसी हुई थी। बापू ने इस नैतिक चेतना को जन क्रांति की शक्ति बना दिया। यही उनकी दूरदर्शिता और सफलता थी। हमारे समाज और देश में सामाजिक कल्याण की भावना सबसे जरूरी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने आर्थिक काम इस सोच के साथ करना चाहिए कि सबको फायदा मिले, ना कि केवल खुद का। हमें स्वार्थ और अधिकारों पर नहीं, बल्कि कर्तव्य और सेवा पर जोर देना चाहिए। किसी भी काम के पीछे की भावना बहुत असर डालती है। उदाहरण के लिए एक संयुक्त परिवार ले। अगर हर सदस्य यह सोचकर काम करे कि सबको सुख पहुँचे, तो सब मिलकर कमाएंगे और सबको समान सुख मिलेगा और परिवार में कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई केवल अपने सुख के लिए कमाएगा, तब भी कुल आमदनी वही रहेगी, पर आपसी झगड़े और संघर्ष जरूर होंगे। हमारी संस्कृति कहती है कि हमें पहला रास्ता अपनाना चाहिए। अगर दुनिया में संघर्ष मिटाना है, तो सबको यही भावना अपनानी होगी। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक व्यक्ति या देश के बीच संघर्ष चलता ही रहेगा। आज विज्ञान ने इंसान को बहुत बड़ी शक्ति दी है, लेकिन यह शक्ति अगर स्वार्थ के लिए इस्तेमाल होगी तो यह नुकसान करेगी। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था और साधन हो जो अहिंसा और त्याग की भावना को बढ़ाए और भोग विलास की इच्छा को दबाए। नैतिक नियंत्रण यानी कि अहिंसा और त्याग की चेतना के बिना शक्ति इंसान के लिए खतरनाक होती है। यही नैतिक चेतना शक्ति को सीमित कर सकती है और सही दिशा दे सकती है। आज के समय में यह सोचने की जरूरत है कि भारत की हर भाषाओं की सुंदर और आनंददायक किताबों का स्वाद देश के दूसरे हिस्सों के लोग कैसे ले सके। इसके लिए दो बातें सुझाई गई है। पहला, देवनागरी में प्रकाशन। हर भाषा की संस्थाएं अपनी किताबें देवनागरी लिपि में भी छपाए। इससे उत्तर भारत के लोग भी आसानी से उसका आनंद ले पाएंगे। कई भाषाओं में इतनी समानता है कि एक भाषा जानने वाला थोड़ी मेहनत से दूसरी भाषा की किताब समझ सकता है। दूसरा, अनुवाद और सांस्कृतिक संगम। एक संस्था बनाई जाए जो सभी भारतीय भाषाओं का अनुवाद और आदान प्रदान कराए। यही साहित्यकारों को प्रोत्साहित करेगी और अच्छे साहित्य के स्तर तय करने में मदद करेगी।
साहित्य संस्कृत का एक रूप है। दूसरा रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला आदि में दिखता है। भारत ने अपनी एकता और संस्कृति को इन कलाओं और साहित्यों के जरिए हमेशा प्रदर्शित किया है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद लिखा था, गर फिरदौस बस रुए जमीनस्त हमिस्तो हमिस्तो हमिस्तो। मतलब कि अगर पृथ्वी पर स्वर्ग है तो यही है। यानी पृथ्वी पर स्वर्ग तभी होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा पूरे जीवन का आधार बन जाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।